इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। सलोनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी कानपुर में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलोनी का तलाक हो गया और अब वो वापस अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। लव मैरिज, वो भी दूसरे धर्म में। न जाने कितनी मुसीबतों से लड़कर सलोनी ने अपने प्यार को पाया था। सलोनी और उसका पति अहमद दोनों ने 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में प्यार बहुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी 3 महीने भी नहीं टिकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी तो सब कुछ अच्छा था। अहमद के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी के पुराने राज अगर दफन ही रहें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो आज पर भारी पड़ गए तो हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर देते हैं। वैसे मैं अहमद को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल की रिलेशनशिप में बिताया गया एक एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट शादी के लिए मुझे अहमद ने ही प्रपोज किया था, जिसे मैं ना नहीं कह पाई। हम दोनों को लगा था शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना देंगे। लेकिन शादी के बाद सब कुछ ऐसे बदला जैसे कोई भयानक सपना। सुहागरात से ही अहमद कुछ बदले बदले से रहे थे। मैं सच धज पूरा श्रृंगार किए सेज पर अहमद का ही इंतजार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आए। रात के 3 बजने को हो रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मुझे पता था कि ये अहमद ही होंगे। मैं भी गुस्से में दरवाजा खोल उन पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देख मेरे बदन का सारा खून जम सा गया। अहमद की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उनके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। अहमद, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, फिर ये सब क्या है? मैंने ये पूछा ही था कि अहमद ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने में जा गिरी। अहमद का ये बर्ताव मेरे समझ के परे था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर मैं रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही अहमद बहुत गुस्सा करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उनकी आवाज भारी हो जाती। ऐसा लगता जैसे कोई और उनके अंदर है और मुझसे बातें कर रहा है। और कभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे। अहमद, तुम अब मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे तुम? मैं गुस्सा करने लगा हूँ? जरा तुम अपने आप को देखो। शादी क्या कर ली, तुम तो सर पे ही बैठ गई हो। दिमाग खोल कर सुन लो, मुझे ये रोज की चिक चिक पसंद नहीं है। अगर ज्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूंगा तुझे, समझी ना? इतना कहकर अहमद चले गए। इस तरह की लड़ाई झगड़े सुबह शाम का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं तो कुछ कहती भी नहीं थी, तो भी अहमद खामखा मुझ पर गुस्सा करके चले जाते। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हम दोनों शादी के बाद एक बिस्तर पर कभी नहीं सोए। फिर एक रात प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अहमद की आंखें मुझे ही देख रही हैं। उनका आधा चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे मेरे खून की प्यासी हो। अहमद का शरीर पूरी तरह से हवा में देख मेरे जिस्म का रोम रोम सिहर उठा। पर मेरे पलक झपकते ही फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठी मेरा सीना चीर रही हो। मैं चलते चलते गिर जाती, जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। खाना बनाते समय कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरी साड़ी का पल्लू। बहुत अजीबोगरीब सी चीजें मेरे साथ होने लगी थी, जो मेरे समझ से बिल्कुल परे थी। पर माँ बाप को मैं हमेशा यही बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी मेरे झूठ को सच मानकर खुश हो जाते। पर सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे इस बात से थी कि मेरी सास ये सब देखकर भी चुप रहती। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया,
माँ, आपके बेटे का घर बसने से पहले ही टूटने वाला है और आप हैं कि चुप्पी साधे सब कुछ देखती रहती है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये सब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरी सास को पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक कागज थमाते हुए कहा, बेटा, इस कागज में जो भी लिखा है उसे अहमद के सोने के बाद आहिस्ता से उसके कान में पढ़ना। तुम्हें अपने आप सच का पता चल जाएगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पास से चली गई। मुझे बस अब अहमद के सोने का इंतजार था। फिर से रोज की तरह लड़ने झगड़ने के बाद अहमद सो गए। आधी रात का पहर हो चुका था। मैंने 1-2 बार अहमद को जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागे। तब बहुत हिम्मत कर मैंने सासू माँ का दिया हुआ वो कागज निकाला और उसे आहिस्ता से अहमद के कानों में पढ़ना शुरू कर दिया। जरीन, देख, मैं आ गया। तेरा शौहर आ गया तुझे लेने के लिए। चल जल्दी से तैयार हो जा, निकाह पढ़ने जाना है। मैं भी कागज पर लिखा पढ़ ही रही थी कि इतने में अहमद का शरीर उड़ने लगा। उनके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। जो बदन पहले सुडौल और हुष्ट पुष्ट हुआ करता था, उसमें एक नजाकत उतर आई थी। वो कलाइयों का मोड़ना, कमर की लचक, वो चाल, अहमद अब पूरी तरह से बदल चुका था। मैं बस एक टक चुपचाप अपने पति अहमद को देख रही थी। सच कहूं तो मेरा सारा बदन डर के मारे ठंडा पड़ गया था। मुझे डर लग रहा था मेरे पति के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया मंडरा रहा था और एक बार फिर से अहमद के जिस्म से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी थी। अहमद मेरे बगल से उठकर सीधा आईने के सामने बैठ गए और अगले ही पल अपने चेहरे पर मेकअप और हाथों में मेहंदी लगाने लगे थे। पूरा श्रृंगार कर जब मैंने उनको देखा तो वो बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गए थे। अहमद, ये आपको क्या हो गया? क्यों आप इस तरह से अपना श्रृंगार कर रहे हो? अहमद, बात करो मुझसे। मैं आपकी पत्नी सलोनी बोल रही हूँ। अहमद, तुम मुझे सुन भी रहे हो? मेरे इतना बोलने पर भी अहमद ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। पर जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा तो अहमद ने मुझे एक फूंक से दीवार के कोने में पटक दिया। दूर हट जा मेरे अहमद से। खबरदार अगर इन्हें छूने की कोशिश भी की तो। ये मेरे शौहर हैं। मेरी इनसे सगाई हुई है। तुझे मैंने इतना तड़पाया फिर भी तुझे अकल नहीं आई है। याद रख, अगर तूने भी मुझे मेरे अहमद से जुदा करने की कोशिश करी तो मैं अहमद के अब्बू की तरह तुझे भी अहमद के हाथों ऊपर पहुंचा दूंगी। मैं तभी समझ गई थी कि ये मेरा अहमद हो ही नहीं सकता। जो अहमद मेरे ऊपर जान छिड़कते थे वो मुझसे इतनी नफरत कर ही नहीं सकते। मैं अहमद से कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने देखा कि आईने में एक बेहद डरावनी और खूंखार से चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था, जो देखने में किसी चुड़ैल का था, जिससे अहमद अपनी जान की भीख मांग रहे थे। जरीन, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरा बचपन का प्यार थी। माना मैंने तुमसे सगाई की थी, पर अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो। मैं भी अब किसी और को अपना चुका हूँ, अपनी जिंदगी बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ जरीन, प्लीज मुझे रिहा कर दो। मैं अपनी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ। अहमद की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी मुझे ही चाहते थे, अपना मानते थे, पर उनके जिस्म पर किसी और का साया था जिसका नाम जरीन था। कौन थी ये जरीन और क्या नाता था उसका मेरे पति अहमद से? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ भी अपने हाथों में एक ताबीज लेकर मुझे संभालने मेरे पास चली आई। देखा बेटा, मेरे बेटे को चुड़ैल ने किस तरह सालों से अपने कब्जे में कर रखा। एक बार हमने बहुत हिम्मत कर जरीन से अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश करी थी और इस चक्कर में जरीन ने अहमद के अब्बू को खा लिया। और सबसे हैरत की बात यह है कि अहमद को आज तक कभी पता नहीं चला कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है जो अहमद को किसी का नहीं होने देता। पर माँ, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे अहमद को आजाद किया जा सके? मेरे इस सवाल पर माँ ने सोचते हुए कहा,
बेटा, एक रास्ता है, पर वो जिंदगी भर की सजा बन जाएगी तेरे लिए। कैसा रास्ता माँ, और कौन सी सजा की बात कर रही हो आप? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मुझे करना क्या होगा? फिर माँ ने जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अहमद को चुड़ैल से मुक्ति दिलानी है तो मुझे उस जरीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना होगा। उसकी आत्मा को अपने शरीर में संजो कर रखना होगा। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी अहमद से नहीं मिल पाऊंगी। मुझे अहमद को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, वरना जरीन अहमद को देखते ही मुझ पर हावी हो जाएगी और शायद फिर जरीन अहमद को मार भी सकती है। जिसका मतलब साफ था कि मेरे हाथों ही मेरे प्यार, मेरे अहमद की मौत। खुदा ने मेरे सामने कैसी परिस्थिति खड़ी कर दी थी। अब मुझे अपने ही प्यार के लिए उससे दूर जाना था, वो भी इतना दूर कि कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना था। वो प्यार जो मेरे लिए मेरा सब कुछ था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी। अहमद भी मेरे पास आने के लिए जरीन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो अपनी जान तक देने को तैयार था। तो क्या मैं उसके भले के लिए उससे दूर नहीं जा सकती थी? सच कहूं तो मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया था कि मैं अहमद को उस चुड़ैल से आजाद कर कर रहूंगी। मेरे पूछने पर माँ ने बस इतना कहा, बेटा, तुझे जरीन की कब्र पर जाकर अपने बाल, अपने कपड़े और नाखून का टुकड़ा उसी कब्र पर गाड़ना होगा। तो ही जरीन की आत्मा अहमद का शरीर छोड़ तुम्हारे शरीर में आएगी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पर याद रखना बेटी, ये रास्ता उतना भी आसान नहीं होने वाला है। पर वादा कर बेटी, फिर कभी तू अहमद को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। माँ, मैं अहमद से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी मैं अहमद को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। माँ से वादा कर हम दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही माँ और मैं जरीन की कब्र के आगे खड़े थे। मैंने अभी कब्र की मिट्टी को छुआ ही था कि तेज हवाएं चलने लगी और उस कब्र से निकला काला साया मेरे जिस्म को चीरने लगा था। मेरे पीछे मेरी सासू माँ हाथ में ताबीज लिए मेरी हिफाजत के लिए खड़ी थी, पर उस काले साये ने मेरी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा। वो एक झटके से आती और माँ के जिस्म से मांस का लोथड़ा नोच कर ले जाती। बहुत दर्द में चीखने लगी थी। बेटी सलोनी, तुम हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस तुम अपना काम करती रहो। हमें किसी भी तरह अहमद को जरीन की आत्मा से मुक्ति दिलानी है। मैं समझ गई थी कि जो साया हमारे इर्द गिर्द मंडरा हमें लहूलुहान कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जरीन का ही साया था। पर माँ की बातें सुन मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने तेजी से कब्र में गड्ढा करना शुरू कर दिया। मैंने कब्र में अभी अपना कटा हुआ बाल डाला ही था कि इतनी देर में देखा कि जरीन का काला साया माँ के जिस्म से निकलता हुआ माँ के टुकड़े टुकड़े कर गया था और उनके जिस्म के टुकड़े मेरे ऊपर ही आ गिरे थे, जिसे देख मैं डर के मारे कांपने लगी थी। ताबीज भी अब किसी काम नहीं आ रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल पकड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, जरीन के काले साए ने मुझे बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया था। मैं हवा में ही दर्द के मारे छटपटाने लगी थी। पर मेरे ठीक नीचे जरीन की कब्र थी, तो मैंने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से कपड़े और नाखून का टुकड़ा निकाला, जरीन की कब्र के ऊपर गिरा दिया। नाखून और कपड़े के टुकड़े कब्र पर गिरते ही वो साया चीखने लगा, पर इससे पहले मैं जमीन पर गिरती जरीन की आत्मा मुझ में समा चुकी थी, जिसने मुझे एक खरोच तक नहीं लगने दी। और जैसा कि माँ से वादा किया था, मैंने उस रात के बाद फिर कभी अहमद का चेहरा नहीं देखा। मैं कब्रिस्तान से सीधे अपना घर आ गई थी। अहमद मेरे घर आते, मेरे माँ पापा से मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते, एक तरह से भीख मांगते, चिल्ला चिल्ला कर पूछते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया।
क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए लाखों जतन किए, पर एक बार भी मैंने उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया, ना कभी उनके पास गई। आज मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं आज भी अपने पति अहमद से बहुत प्यार करती हूँ, पर बस अपने पति की सलामती के लिए मैं अपनी सौतन को अपने अंदर लिए घूमती हूँ, उसे कभी बाहर नहीं आने देती। आखिर वो मेरी सौतन जो ठहरी